नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम भौतिकी के कुछ बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। मतलब सिर्फ सवाल जवाब नहीं, बल्कि हर चीज के पीछे का कारण समझेंगे। बिल्कुल, और साइंस तो हमारे आसपास ही है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आज हम इन सवालों पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट रटना ना पड़े। हाँ, तो सीधे पहले सवाल पर आते हैं। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अच्छा, तो मतलब जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, हवा की परतें पतली होती जाती है ना? हाँ बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हवा का एक भारी कंबल है हमारे ऊपर। जैसे एक स्पंज होता है जिसे अगर दबाया ना गया हो तो वो एकदम हल्का और फैला हुआ रहता है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो दबाव कम हो जाता है और हवा के कण दूर दूर फैल जाते हैं। ऑक्सीजन तो होती है, पर कण दूर होने की वजह से हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सांस लेने के लिए। तभी पहाड़ों पर जल्दी थकान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, या वहां पर पृष्ठ तनाव घट जाता है? इसका सही जवाब है वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ये 14 वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर, ये पहाड़ों पर अजीब बर्ताव क्यों करता है? देखिए, बैरोमीटर में जो पारे का स्तर होता है ना, वो सीधे बाहर की हवा के दबाव से संतुलित होता है। अच्छा, मतलब बाहर का दबाव कम होगा तो पारा नीचे आ जाएगा। सीधी सी बात है। पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है तो पारे को ऊपर थामे रखने वाली ताकत कमजोर पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो एकदम सीधा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए? इसका सही विकल्प है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। क्या ये वो पंखों के नीचे हवा का गद्दा बनाने जैसा कुछ है? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे हम भौतिकी में बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, बर्नौली का सिद्धांत, ये कैसे काम करता है? जब हवाई जहाज तेज दौड़ता है ना, तो उसके पंखों के आकार की वजह से ऊपर की हवा तेज हो जाती है और दबाव कम हो जाता है। और नीचे? और नीचे दबाव ज्यादा होता है। यही भारी दबाव जहाज को ऊपर की तरफ उठाता है, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। मतलब बिना दौड़े वो लिफ्ट मिलेगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाके फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है? इसका सही उत्तर है वायुदाब घट जाता है। अभी तो हमने बात की थी कि ऊपर दबाव कम होता है, तो फिर गुब्बारा क्यों फट रहा है? देखिए, बाहर का वायुदाब कम हो जाता है, लेकिन गुब्बारे के अंदर जो गैस है ना, वो तो पूरी ताकत से बाहर की तरफ धक्का लगा रही है। अच्छा, मतलब अंदर की गैस भारी पड़ जाती है। बिल्कुल। बाहर से रोकने वाला दबाव कम हो गया तो अंदर की गैस गुब्बारे को फुलाती जाती है और वो फूलते फूलते एक पॉइंट पर आकर फट जाता है। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, या प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है? इसका सही उत्तर है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं खुले बर्तन में दाल गलने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि खुले बर्तन में पानी सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक ही उबल सकता है, उससे ऊपर नहीं जाता। तो कुकर में 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है? बिल्कुल। कुकर एकदम बंद होता है तो भाप बाहर नहीं जा पाती। दबाव बढ़ने से पानी का जो उबलने का पॉइंट है वो 100 डिग्री से काफी ऊपर चला जाता है और खाना जल्दी गल जाता है। क्या बात है, रसोई में भी इतनी साइंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा? इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन द्वारा। संलयन मतलब फ्यूजन। विखंडन और संलयन में अक्सर कंफ्यूजन होता है। सूरज में संलयन ही क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन के हल्के परमाणु इतनी गर्मी और दबाव में एक दूसरे से टकराकर जुड़ जाते हैं। अच्छा, और वो जुड़कर हीलियम बनाते हैं? हाँ, और इसी जुड़ने के प्रोसेस में जो थोड़ा सा द्रव्यमान कम होता है वो एक बहुत ही विशाल ऊर्जा में बदल जाता है। तभी सूरज इतनी गर्मी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा? इसका उत्तर भी वही है, नाभिकीय संलयन द्वारा। हाँ, ये तो पिछले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, बस सवाल घुमाकर पूछ लिया गया है। बिल्कुल, एग्जाम में अक्सर ऐसे ही घुमाकर पूछते हैं ताकि चेक कर सकें कि आपका बेसिक क्लियर है या नहीं। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायनामो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में? इसका सही विकल्प है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा जैसे पुराने जमाने में वो साइकिल के टायर में डायनामो लगा होता था ना? बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। जब आप पेडल मारते हैं तो पहिया घूमता है, वो गति यांत्रिक ऊर्जा है। और वो गति फिर बिजली बना देती है? हाँ, डायनामो के अंदर चुंबक और तार होते हैं जो उस गति से करंट पैदा करते हैं। बड़े पावर प्लांट के टर्बाइन्स भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं। तो गति से बिजली बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? बिजली में बदल देते हैं। अरे वाह, ये तो और भी आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा? इसका सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। जब हम गद्दे पर बैठ रहे हैं तो उसमें ऊर्जा कहाँ से आ गई? जब आप उस पे बैठते हैं ना, तो आप उसका आकार बदल रहे हैं। आकार बदलने के कारण जो ऊर्जा उसमें जमा हो जाती है। अच्छा, तो वो स्थितिज ऊर्जा है? हाँ, और वही ऊर्जा जैसे ही आप उठते हैं गद्दे को वापस उसके पुराने आकार में ले आती है। तो ये गद्दे के दबने में भी ऊर्जा का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष? इसका सही विकल्प है खींचा हुआ धनुष। खींचा हुए धनुष को पकड़ने में तो बहुत ताकत लगती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा क्यों नहीं है? ताकत तो लगती है लेकिन वो रुका हुआ है ना। गतिज ऊर्जा हमेशा गति यानी चलने वाली चीजों में होती है। अच्छा, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है फिर? उसमें स्थितिज ऊर्जा जमा है, लेकिन जैसे ही आप तीर छोड़ेंगे तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। बिल्कुल, एकदम सही। चलिए, ये ऊर्जा का गणित थोड़ा और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है या 3 गुनी बढ़ जाती है? इसका सही उत्तर है चौगुनी हो जाती है। चौगुनी? गति तो सिर्फ दोगुनी हुई है ना? हाँ, लेकिन फॉर्मूला कहता है कि गतिज ऊर्जा गति के वर्ग यानी स्क्वायर के बराबर बढ़ती है। अच्छा, मतलब 2 का स्क्वायर 4? बिल्कुल, इसलिए गति 2 गुनी होने पर ऊर्जा सीधे 4 गुनी हो जाती है। अरे बाप रे। हाँ। तभी तेज गाड़ियों का एक्सीडेंट ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है या व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता? इसका सही जवाब है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तभी सीढ़ियां चढ़ते हुए हमारी सांस फूल जाती है। हाँ, क्योंकि पृथ्वी हमें नीचे खींच रही है और हम ऊपर जा रहे हैं। हमें उस खिंचाव के खिलाफ ताकत लगानी पड़ती है। अच्छा, तो नीचे उतरते समय कम थकान क्यों होती है? क्योंकि तब गुरुत्वाकर्षण हमारी मदद कर रहा होता है, हम उसी की दिशा में जा रहे होते हैं। लॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम,
लाशातलीय का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या परासरण का नियम? इसका सही उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण मतलब ब्रह्मांड में जितना भी द्रव्यमान है वो फिक्स है। हाँ, कुल द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। आप कुछ नया पैदा नहीं कर सकते और कुछ मिटा नहीं सकते। तो जैसे लकड़ी जलकर राख बन गई? वो राख और धुएं में बदल गई, बस उसने अपना रूप बदला है। उसका वजन या द्रव्यमान कुल मिलाकर उतना ही रहेगा। कमाल का नियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम, टॉरिसेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या न्यूटन का नियम? इसका सही जवाब है पास्कल का नियम। द्रवचालित ब्रेक मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक ना? कैसे एक हल्का सा ब्रेक पैडल दबाने पर इतना बड़ा ट्रक रुक जाता है? यही तो पास्कल के नियम का जादू है। तरल पदार्थ जैसे ब्रेक का तेल, उसे आप दबाकर सिकोड़ नहीं सकते। अच्छा, तो वो दबाव आगे भेज देता है? बिल्कुल। जब आप हल्का सा दबाव डालते हैं तो वो तेल के जरिए पहियों तक बिना कम हुए पहुंचता है और वहां बड़े पिस्टन पर लगकर वो ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब थोड़ा सा फोर्स बहुत बड़ा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, या रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकते? इसका सही विकल्प है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ये बैंक करना मतलब क्या है? घुमाव पर पटरी को थोड़ा ऊंचा करना? हाँ, बिल्कुल। जब ट्रेन तेज रफ्तार से मुड़ती है तो उसे पलटने से बचाने के लिए बाहरी पटरी को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे ट्रेन के भारी वजन से ही अंदर की तरफ एक जरूरी अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है और ट्रेन सुरक्षित मुड़ जाती है। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, या वो झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके? इसका सही उत्तर है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। जैसे वो मोटरसाइकिल रेसर होते हैं ना, मोड़ पर एकदम घुटने जमीन तक टिका देते हैं। हाँ, वो भी यही साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे गुरुत्व केंद्र का संतुलन कहते हैं। मतलब गिरने से बचने के लिए अंदर झुकना पड़ता है? बिल्कुल। अगर आप सीधे बैठे रहेंगे मुड़ते समय तो बाहर की तरफ गिर जाएंगे। अंदर झुकने से संतुलन बना रहता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता है? इसका सही जवाब है अंदर की ओर झुकता है। ये तो पिछले नियम का एकदम व्यावहारिक रूप हो गया। हाँ, अंदर की ओर झुकने से ही तो वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिलता है, जिसके बिना कोई भी मोड़ लेना नामुमकिन है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल? इसका सही विकल्प है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे गांव में मथानी से मक्खन निकालते हैं ना? हाँ, एकदम वही। जब आप तेजी से मथते हैं तो अपकेंद्रीय बल भारी चीजों को बाहर की तरफ धकेलता है। अच्छा। और क्रीम तो हल्की होती है। बिल्कुल। तो क्रीम केंद्र में ही रह जाती है और पानी वाला भारी हिस्सा बाहर किनारों पर चला जाता है। ये गोल घूमने वाला फोर्स तो बड़ा काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, या पानी और बाल्टी के बीच का ससंजन बल अधिक होता है? इसका सही जवाब है अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। ये तो रोलर कोस्टर लूप जैसा हो गया, जहां लोग उल्टे हो जाते हैं पर गिरते नहीं। हाँ, बाहर की तरफ जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है
वो पानी को बाल्टी की तली से चिपकाए रखता है। मतलब वो बल गुरुत्वाकर्षण को भी हरा देता है। बिल्कुल। जब तक बाल्टी तेजी से घूम रही है, गुरुत्वाकर्षण पानी को नीचे नहीं गिरा सकता। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण? इसका सही उत्तर है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्रण, मतलब जैसे कपड़े सूखते हैं। हाँ, जब मशीन का ड्रम बहुत तेजी से घूमता है तो अपकेंद्रण के कारण ही कपड़ों के अंदर से पानी छिटककर बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो दूध से क्रीम निकालना और कपड़े सुखाना, दोनों की साइंस एक ही है। बिल्कुल एक ही है। कमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ये पृथ्वी के निकट है, ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है? इसका सही जवाब है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ये पलायन वेग और वर्ग माध्य मूल वेग, इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? हाँ, देखिए, चांद का गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है, तो वहां गैस के कणों को रोक के रखने की ताकत नहीं है। अच्छा, मतलब उनका पलायन वेग कम है। हाँ, गैस के कणों की अपनी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो उस कमजोर गुरुत्वाकर्षण को पार करके हमेशा के लिए अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं। इसीलिए वहां कोई वायुमंडल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं पहला सवाल पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शंस हैं रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट, विमान। विज्ञान के नजरिए से इसका सही जवाब जेट है। अच्छा, जेट ही क्यों? क्योंकि ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण पर आधारित है। मतलब जहां गैसें पीछे जाती हैं और प्रतिक्रिया में जेट को आगे धकेलती हैं। बिल्कुल, गैस से पीछे और जेट पूरी ताकत से आगे। कमाल है। खैर, अगला सवाल भी इसी उड़ान से जुड़ा है। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? ऑप्शंस हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 10.2 मीटर प्रति सेकंड। इसमें जो जादुई आंकड़ा है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। बाप रे, ये तो पलक झपकने से भी तेज है। हाँ, और इतनी भयंकर गति की जरूरत होती है क्योंकि इसे पलायन वेग कहते हैं। इस गति पर पहुंचने के बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस वस्तु को वापस नीचे नहीं खींच पाता। वो हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। अब अंतरिक्ष में उपग्रहों की बात करते हैं। भूस्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है। ऑप्शंस हैं 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 28 घंटे। इसका सही उत्तर हमारी अपनी धरती की गति में छिपा है, यानी 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे मतलब धरती के चक्कर के एकदम बराबर? एकदम बराबर, क्योंकि ये पृथ्वी के घूमने की गति के ठीक बराबर होता है। इसलिए ये आसमान में हमेशा एक ही जगह स्थिर दिखाई देता है। समझ गया। तभी इसका इस्तेमाल टीवी और संचार के लिए होता है। अब वापस उसी पलायन वेग वाले सवाल पर आते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, ऑप्शंस है, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा, कुछ निश्चित नहीं। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, सही उत्तर है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, हमेशा के लिए गायब। हाँ, क्योंकि पलायन वेग प्राप्त कर लेने के कारण वो वस्तु अनंत में चली जाती है, उसका गुरुत्वाकर्षण से नाता टूट जाता है। क्या बात है। अब इस अंतरिक्ष की सैर के बाद वापस पृथ्वी की ओर आते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग परिस्थितियों में भार के नियम कैसे बदलते हैं। सवाल है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शंस हैं, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम यहाँ काम आता है। सही जवाब है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। मतलब मास वही रहेगा पर वजन बदल जाएगा। बिल्कुल। देखो, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है जो हर जगह समान रहती है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। पृथ्वी का खिंचाव ज्यादा है तो भार ज्यादा होगा। सही कहा। अब गुरुत्वाकर्षण को एक बहुत ही आम अनुभव से जोड़ते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है?
ऑप्शंस हैं, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। इसका सही उत्तर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अच्छा, तो ऊपर जाते समय भारीपन जो लगता है वो सच है? एकदम सच है। ऊपर जाते समय लिफ्ट का त्वरण यानी एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण में जुड़ जाता है, जिससे आभासी भार बढ़ जाता है। मतलब मशीन सच में ज्यादा वजन दिखाएगी। अद्भुत। अब जरा उपग्रहों की गति पर एक और सवाल देखते हैं। पृथ्वी के परितक घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, ऑप्शंस हैं, पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के परितक उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। इसका सही उत्तर है पृथ्वी के परितक उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। वो गेंद सीधे नीचे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि गेंद उसी कक्षीय वेग को प्राप्त कर लेती है जो उपग्रह का होता है। मतलब उसमें इतनी तेज साइडवेज स्पीड होती है कि वो धरती की गोलाई के साथ लगातार घूमती रहती है। वो बस गिरती रहती है पर जमीन से टकराती नहीं। कमाल का कॉन्सेप्ट है। अब वापस लिफ्ट पर आते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ऑप्शंस हैं, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। ये पहले वाले लिफ्ट के सवाल का ठीक उल्टा है। सही उत्तर है त्वरण के साथ नीचे। जैसे रोलर कोस्टर में नीचे आते समय पेट में अजीब सा हल्कापन लगता है। बिल्कुल वही फीलिंग। नीचे आते समय कुल प्रभावित त्वरण कम हो जाता है, इसलिए शरीर हल्का महसूस होता है। समझ गया। अब उपग्रहों की ऊंचाई का गणित देखते हैं। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शंस हैं, 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 36,000 किलोमीटर। सिर्फ 36,000 ही क्यों? क्योंकि इसी विशिष्ट ऊंचाई पर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल यानी 24 घंटे के बराबर हो पाता है। इससे ऊपर या नीचे होने पर समय बदल जाएगा। अच्छा, ये बात है। चलिए अब पृथ्वी के अंदर की भौगोलिक विविधताओं पर आते हैं। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि ऑप्शंस हैं, पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। पहाड़ों पर गुरुत्वाकर्षण कम कैसे हो जाता है? देखो, ऊंचाई बढ़ने पर आप पृथ्वी के केंद्र से दूर हो जाते हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण जी का मान घटता है, जिससे गेंद को नीचे खींचने वाला बल कम हो जाता है। और गेंद ज्यादा ऊंची उछलती है। और अगर ये बल बिल्कुल ही गायब हो जाए तो? सवाल है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शंस हैं, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका सही उत्तर है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्योंकि भार तो गुरुत्वाकर्षण का ही दूसरा नाम है एक तरह से। सही कहा। बिना गुरुत्वाकर्षण के भार नहीं हो सकता। लेकिन पदार्थ का मूल कण जो द्रव्यमान है वो कभी नष्ट नहीं होता। बिल्कुल। अब एक बार फिर चांद की ओर देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ऑप्शंस हैं 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। सही उत्तर है 1/6। छठा हिस्सा। हाँ, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान और आकार पृथ्वी से बहुत कम है, इसलिए वहां का खिंचाव पृथ्वी के मुकाबले छठा हिस्सा ही रह जाता है। क्या बात है। गुरुत्वाकर्षण की इस अद्भुत चर्चा से अब हम इस बात पर आते हैं कि ये बल समय को कैसे प्रभावित करता है। लोलक की आवर्तकाल, ऑप्शंस हैं, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है। सही उत्तर है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सिर्फ लंबाई पर? हाँ, वजन पर नहीं? बिल्कुल नहीं। पेंडुलम का आवर्तकाल उसकी लंबाई के वर्गमूल के सीधे समानुपाती होता है। द्रव्यमान का कोई असर नहीं होता। अच्छा, इसीलिए पुरानी घड़ियों में मौसम के साथ दिक्कत आती थी। हाँ। अगला सवाल है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शंस हैं, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे एक दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। सही उत्तर है
लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। मतलब गर्मी से धातु फैल जाती है? हाँ, इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। गर्मी के कारण धातुओं में ऊष्मीय प्रसार होता है, जिससे पेंडुलम की डोरी लंबी हो जाती है और समय ज्यादा लगता है। अब जरा इसका गणित भी देख लेते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल ऑप्शंस है 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2% बढ़ जाएगा। 4% लंबाई बढ़ाने पर समय सिर्फ 2% क्यों बढ़ा? क्योंकि आवर्तकाल लंबाई के वर्गमूल पर निर्भर करता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। बहुत ही सीधा सा गणित है। अगला सवाल भी इसी नियम पर है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय ऑप्शंस हैं, घटता है, दुगुना होता है, 1/4 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। सही उत्तर है दुगना होता है। फिर से वही वर्गमूल वाला नियम। हाँ, बिल्कुल वही नियम लागू होता है। लंबाई 4 गुनी होने पर उसका वर्गमूल समय को बस दोगुना कर देता है। साफ है एकदम। अब अगर हम पेंडुलम को चांद पर ले जाएं तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि ऑप्शंस हैं, उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी। सही उत्तर है बढ़ेगी। समय अवधि क्यों बढ़ेगी? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए पेंडुलम को नीचे खींचने वाली ताकत कमजोर होती है, तो वो धीमे झूलता है और एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय लेता है। समझ गया। बड़े पेंडुलम से अब हम सूक्ष्म स्तर पर चलते हैं। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शंस हैं mp, p²m, p²/m, p²/2m। इसका सही उत्तर है p²/2m। संवेग और गतिज ऊर्जा का सीधा रिश्ता। हाँ, ये सूत्र संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच का सीधा गणितीय संबंध है। भौतिकी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब खिंचाव के नियमों पर आते हैं। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं द्रव दाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियोधर्मिता से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रत्यास्थता से। प्रत्यास्थता मतलब जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। बिल्कुल। ये सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु को खींचने पर उसमें लगने वाला बल उसके खिंचाव के ठीक अनुपात में होता है, जैसे रबर बैंड। खैर, अब द्रव के अणुओं का खेल देखते हैं। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि ऑप्शंस हैं तेल की शांता अधिक होती है, जल की शांता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। सही उत्तर है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। ये कैसे काम करता है? देखो, पानी का उच्च पृष्ठ तनाव एक खींची हुई चादर की तरह काम करता है, जो तेल की बूंद को अपनी सतह पर खींचकर चारों तरफ फैला देता है। और शायद यही पृष्ठ तनाव हमारी साफ सफाई में भी मदद करता है। अगला सवाल है साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? ऑप्शंस हैं पृष्ठ तनाव, प्लवन, श्यानता, प्रत्यास्था। इसका भी सही उत्तर है पृष्ठ तनाव। साबुन पानी में ऐसा क्या करता है? साबुन पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे पानी उस खिंची हुई चादर वाली स्थिति से बाहर आता है और कपड़ों के रेशों के अंदर तक गहराई में जा पाता है। वाह। अब मौसम की एक घटना देखते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ऑप्शंस हैं श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। इसका कारण भी पृष्ठ तनाव ही है। बारिश की बूंदें गोल ही क्यों होती हैं, चौकोर क्यों नहीं? क्योंकि द्रव अपनी सतह के क्षेत्रफल को कम से कम रखने की कोशिश करता है और दी गई मात्रा के लिए गोलाकार आकार का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। प्रकृति सबसे अच्छी गणितज्ञ है। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है। ऑप्शंस हैं पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, ऊर्ध्वामुखी प्रणोद के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। जैसा कि हमने अभी समझा, इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। मतलब अणु आपस में एक दूसरे को अंदर खींचते हैं। हाँ, अणु एक दूसरे को अंदर की ओर खींचते हैं और वो एक परफेक्ट गोला बन जाता है। अब इसी